अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। एल आर मीन्स एल फॉर इंडक्टर, आर फॉर रजिस्टर। ठीक है, देखो ये एल आर सर्किट है, दिख रहा है, ये रजिस्टर है और ये इंडक्टर है। इंडक्टर क्या होता है, सोलेनॉइड है ना, वही इंडक्टर है, समझिए आप। सोलेनॉइड जो होता है ना वही इंडक्टर है। इसको इंडक्टर क्यों बोला, क्योंकि इसमें जब आप करंट फ्लो करवाओगे ना तो ये बैक ईएमएफ बनाता है, बताया था मैंने। जब आप इसमें करंट फ्लो करवा रहे हो बैटरी से जोड़ करके, तो ये इंड्यूस कर रहा है क्या, ईएमएफ, बैक ईएमएफ, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, इंडक्टर। और उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमने देखा हुआ है, दैट इज एल, इसलिए क्या बोला जाता है, आरएल या एलआर सर्किट। आ रहे समझ में। अब इसके अंदर करंट का ग्रोथ कैसे होगा वो चीज़ हमने समझनी है। क्या शुरू में जैसे हमने स्विच ऑन किया तभी करंट मैक्सिमम हो जाएगा या कुछ टाइम लेगा? तो एकदम से करंट मैक्सिमम नहीं पहुंचेगा, करंट ग्रो करने में कुछ टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप करंट ऑन करते हो, जैसे स्विच ऑन किया आपने, की को क्लोज किया, आप क्या देखोगे, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक होना स्टार्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके अंदर खुद के साथ लिंक करेगा, उल्टा ईएमएफ बनाएगा, इस करंट को बढ़ने से रोकेगा। तो इसमें किस तरह से करंट ग्रो करता है एलआर सर्किट, करंट किस तरह से ग्रो करता है? क्योंकि अपने पास बेसिकली जितने भी इक्विपमेंट है ना जो इस करंट पे काम करते हैं उनमें सभी में एलआर सर्किट है, समझ लो। एक और पढ़ना है हमने, आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट, एलसीआर। तो अपना फैन है, आपका कूलर है, कैपेसिटर भी लगा होता है वहाँ, सी फॉर कैपेसिटर, यानी कि जितनी भी चीज़ें अपने चारों तरफ वो एलसीआर सर्किट है। तो पहले आरएल सर्किट में पढ़ेंगे करंट कैसे ग्रो करता है। देख लो एक बार इसको, कैसे करंट ग्रो करेगा। मान लो ये बैटरी लगा रखी है, इसका ईएमएफ ई है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट कैसे होगी, देखो इसका ईएमएफ जो होगा ना, ई नेट, वो किसके इक्वल होगा, जितना ईएमएफ इसके अक्रॉस है और इसके अक्रॉस है प्लस में करंट ग्रो करेगा। तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, आई इंटू आर प्लस उसका ईएमएफ। अरे ईएमएफ का फॉर्मूला रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आता है, वो वी इक्वल टू आई इंटू आर। तो इसके अक्रॉस कितना आता है, याद है, एल डी आई बाई डी टी। ये इसके ईएमएफ है, इसके अक्रॉस। आगे समझ में। अब इसको इधर ले आओ, ईएमएफ देखो प्लस का इधर आके माइनस का, इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। मेरे को करंट वाले सारी चीज़ें एक तरफ चाहिए एक्सप्रेशन में, तो इसको मैं नीचे ले आऊँ, देखो एक बार, चाहे इसको इसके नीचे ले जाओ, डी टी बाई एल इधर आ जाएगा, डी टी अपॉन एल पलट के इधर आ जाएगा, और डी आई अपॉन में ई माइनस आई आर। समझ रहे हो? ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि इधर करंट रहेगा सिर्फ और इधर टाइम है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, जब टाइम 0 था तब सर्किट में करंट भी क्या था, 0। कुछ टाइम बीता 0 से टी टाइम, करंट कुछ ग्रो हुआ, 0 से कितना करंट हुआ, आई नोड, यहाँ पे मैक्सिमम करंट होगा, आई नोड, आई करंट बोल रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं है। इसको इंटीग्रेट करो, 1/x पूरा, फॉर्मूला याद है, 1/x dx, किसका फॉर्मूला होता है, log x, 1/x dx, 1/i di क्या बनेगा, log i। समझ रहे हो? ठीक। अब log i, 1/i di क्या है, log i। तो वही तो है ये, x मान लो, इसको i मान लो, तुम्हारी मर्जी, पूरा है, पूरी टर्म। अब जब इसमें 2 टर्म होती है नीचे, अकेले एक होती तो दिक्कत नहीं होती। जब 2 टर्म होंगी प्लस में या माइनस में, तो फिर दूसरी वाली का क्या करना है, इनका फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा।
एक बार आपने इसका क्या किया इंटीग्रेशन, अब क्या होगा इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, डी आई के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन ईएमएफ का करंट के रिस्पेक्ट में 0, इसके रिस्पेक्ट में डी आई से डी आई कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा माइनस आर, तो माइनस का 1 में आर। समझ में आ रहा है भाई। लिमिट्स पुट करेंगे 0 से आई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। इसका इंटीग्रेशन कर दिया एक बार, फिर इसका क्या कर दिया डिफरेंशिएशन, और लिमिट्स पुट कर दी इंटीग्रेशन की। ठीक है, इसके लिए लिमिट डी टी जुड़ के क्या बन जाएगा टी, इंटीग्रेट करोगे डी टी क्या बन जाएगा टी बाई एल। अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी माइनस 0, तो यही रह जाएगा ना टी बाई एल। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसको इधर ले आओ, माइनस आर है ना, इसको इधर ले आओ, अब माइनस आर टी बाई क्या है एल। ठीक, अब अपर लिमिट रख दी मैंने, करंट की जगह वैल्यू रखनी है करंट। अब करंट की वैल्यू क्या रखनी है 0, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 0 रखा तो ये तो बचेगा। आ रहे समझ में। अपर लिमिट रखी, करंट की जगह आई रख दिया एज इट इज, लोअर लिमिट रखी 0 रखा, तो सिर्फ कितना बचेगा लॉग ई। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन गया log m माइनस एन, किसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, यस log m डिवाइड बाई n, यही होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये लग जाएगी। और माइनस आर अपॉन में एल टी इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा log m बाई n, यानी कि m और ये n। कोई दिक्कत, इसके नीचे इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो, मतलब दोनों के अलग अलग डिवाइड में रख दो ई को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और यहाँ आई आर डिवाइड बाई ई। ठीक है, उधर से क्लियर कर देता हूँ ताकि अपना आ जाए इसमें सारा एक बार में। आगे समझ में। अब log जब उधर ले जाओगे आप तो ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल, log का क्या बन जाता है एक्सपोनेंशियल। log को उधर ले जाओ पलट जाएगा, ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल्स टू 1 माइनस आई आर अपॉन में ई। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, आई आर, क्योंकि करंट कैलकुलेट करना ना आपको, इसलिए इधर ले जाओ, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल पावर आर टी बाई एल। ठीक है, अब क्या दिख गया आपको, अब आर बाई ई है, पलट के इधर ले आओ, इसके साथ आई आर सॉरी इसको पलटो, ई बाई क्या हो जाएगा आर। अब 1 माइनस ई आर टी बाई एल। ठीक है, अब ई बाई आर या वी बाई आर क्या होता है करंट। कौन सा करंट है इस सर्किट में, एल आर सर्किट में मैक्सिमम करंट है। आई इज इक्वल्स टू आई नोड 1 माइनस ई माइनस आर टी बाई एल। क्या लिखा गया है, दिस इज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। क्या ये, दिस इज हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। अभी ये इक्वेशन पूरी नहीं हुई है, पूरी कब होगी देखो, जब L बाई आर देखा हुआ हमने, L इंडक्टेंस है और R क्या है रेजिस्टेंस। L बाई आर जो है ना, L बाई आर उसके किसके डायमेंशन बचते हैं टाइम के। L बाई आर को आप डिवाइड करते हो ना, किसके डायमेंशन बचते हैं टाइम के। तो L बाई आर टाइम कांस्टेंट है, किसके इक्वल मान लिया टाउ। L बाई आर क्या है टाइम कांस्टेंट टाउ। अब इस इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, I इज इक्वल्स टू आई नोड 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ये
एल बाई आर है, एल बाई आर को टाउ माना है, तो ये आर बाई एल क्या होगा 1/टाउ, तो माइनस टी बाई टाउ। यस, दिस इज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। दिस इज द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। देख लो भाई, अब इसे क्या निष्कर्ष निकला, कुछ रिजल्ट आएगा क्या, आएगा भाई, उस इक्वेशन को देखो बस आप, हो जाएगा ना। आगे समझ में कोई दिक्कत है बताओ, मेरे को थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। अब वो इक्वेशन दिख रही है आपको, आई इज टू आई नोड, जब आप टाइम कांस्टेंट रखते हो, ये टाइम कांस्टेंट 1 टाउ, देखो टाउ जो है ना उसकी वैल्यू आप 1 रखते हो, 1। इफ टाइम कांस्टेंट हम लेते हैं 1 टाउ, भाई एक टाइम कांस्टेंट, एक क्षण, एक क्षण को क्या बोल दिया 1 टाउ, टाइम को क्या रख दिया 1 टाउ। तो अब इक्वेशन का क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू आई नोड 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, ऊपर टाउ रख दिया माइनस का 1 टाउ और नीचे भी टाउ है। इक्वेशन में देखो टाउ से टाउ कैंसिल, पावर कितनी होगी 1 माइनस की, तो आई इज इक्वल्स टू आई नोड 1 माइनस, पावर -1 होगी ना। अब जब टाइम को आपने 1 टाउ 1 टाइम कांस्टेंट रख दिया तो -1 नीचे ले जाओ, पावर क्या हो जाएगी +1। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू पता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल इज 2.718, ओके। और जब आप यहाँ रखोगे 1/2.718 तब वैल्यू निकल के आएगी 1 माइनस 0.36 या 37। 1 को जब इससे डिवाइड करोगे 2.718 तब वैल्यू 0.37 या 0.36, समझ में आएगा, 37 कर लो, ठीक है। तब एक में से इसको घटाओ, कितना बचेगा 0.63, तो आई इज इक्वल्स टू आई नोड 0.63, क्या मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज समझ में, 63%। एक टाइम कांस्टेंट में एक क्षण आपने स्विच को ऑन किया तो करंट ग्रो करेगा, कितना करंट ग्रो करेगा, मैक्सिमम वैल्यू का 63%, 63%, आधे से ज़्यादा बढ़ जाएगा शुरू में ही, एक क्षण पे ही। अब उस टाइम कांस्टेंट को आप 1 सेकंड मानो, टाइम कांस्टेंट क्या है समझ गए ना, टाइम को क्या ले लिया, एक क्षण, एक टाइम कांस्टेंट, तो उस टाइम में जो करंट है वो 0.63 यानी कि 63% होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, पीक वैल्यू का। 2 टाइम कांस्टेंट के लिए देखो आप इसको, अगर टाइम जो है वो कितना हो 2 टाउ, जब 2 टाउ रखोगे आप इस फॉर्मूले में, ऊपर क्या था यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर क्या था माइनस का टी और नीचे था टाउ, तो 2 टाउ जब आप रखोगे तो स्क्वायर नहीं हो गया, 2 टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल, क्या बच गया है e की पावर -2, दिख रहा है। अब e की पावर -2 हो गया सेकंड टाइम कांस्टेंट के लिए, इफ़ t इज इक्वल्स टू 2 टाउ, यहीं पे करवा देता हूँ इसी में, 2 टाउ जब रखा तो आपने e की पावर -2, नीचे ले जाके पावर किसकी होगी +2। अब इसका स्क्वायर करोगे आप, यहाँ रखो वैल्यू को 2.718 और इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करोगे वैल्यू आएगी समथिंग 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग। तो 1 को 7 पॉइंट जो वैल्यू है उससे डिवाइड करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ वैल्यू निकल के आएगी 0.14 या 15, मैं पहले बता रहा हूँ 0.14 या 15, ये वैल्यू निकल के आएगी, छोटी होगी ना, पहले कितना था 0.36, अब स्क्वायर कर दिया ना हमने इसका तो वैल्यू और छोटी आनी थी, तो कितनी आई 0.14 या 0.15। अब यहाँ सबट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, सेकंड टाइम कांस्टेंट में मैक्सिमम वैल्यू का कितना परसेंट 85%, 100% नहीं हुआ अभी। जैसे आप अब 3 टाइम कांस्टेंट रखोगे, 3 टाइम कांस्टेंट टी की वैल्यू टाइम,
तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो ये वैल्यू 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, हो सकता है आपकी बार कितना है 3 टाइम कांस्टेंट में 90%, मैक्सिमम वैल्यू का कितना परसेंट है 90%। तो ऐसे 4 और 5 टाइम कांस्टेंट में करंट मैक्सिमम हो जाता है, मान लिया, लेकिन मैक्सिमम होने में कितना टाइम लेगा, इनफाइनाइट। समझ गए, क्योंकि वैल्यू हर बार क्या होती चली जाएगी, छोटी, बहुत छोटी, ये बहुत छोटी आती चली जाएगी। और जब आप इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे आप 100% के करीब तो पहुंच जाओगे 4 और 5 टाइम कांस्टेंट में, लेकिन 100% नहीं होगा, 100% के करीब पहुंच जाओगे। तो आप मतलब कितना टाइम लेकर के मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचोगे, करंट कितना टाइम लेगा मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने में, इनफाइनाइट टाइम। और बोल क्या देते हैं 4 और 5 टाइम कांस्टेंट में पीक वैल्यू के करीब हो गई वैल्यू। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ देखिए भाई, दिस इज करंट, मैक्सिमम करंट यहाँ, ये मैक्सिमम, ये टाइम के लिए 0 टाइम, 1 टाइम कांस्टेंट 1 टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ। अब शुरू वाले एक टाइम कांस्टेंट में आधे से ज़्यादा 63%, देखो यहाँ 63% तो इतना होगा ना, आधे से ज़्यादा, चलो इतना मान लो, इतना 63%, पूरा तो 100% है करंट, ये आई नोड। लेकिन एक टाइम कांस्टेंट पे कितनी वैल्यू पहुंच जाती है 63%। तो 63% एक टाइम कांस्टेंट पे ये रहा 63%, ठीक है। अगले टाइम कांस्टेंट पे 2 टाउ पे 85%, 85% इसका। 3 टाइम कांस्टेंट पे 90%, 4 टाइम कांस्टेंट पे हो सकता है 94, 95, ऐसे बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ होगा आपका, ये ग्राफ मैक्सिमम के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कभी नहीं होगा, कितने टाइम में होगा, इनफाइनाइट टाइम। समझ रहे हो, दिस इज द ग्राफ। यहाँ कितना लिख लो ऐसे ही, ये है 63%, ये 85%, 2 टाइम कांस्टेंट तक ऐसे शो कर दो, लगे कि रियलिटी में आपको आता है। अभी क्या पढ़ना है, डिके ऑफ करंट। अभी ग्रोथ था, जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे तब किस रेट से डिके करेगा, डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ध्यान से देखो भाई, मैंने जो डायग्राम बनाया था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ समझाने के लिए। डायग्राम ये था आपका इंडक्टर, अभी जो डायग्राम है वो तो भैया यूँ समझिए, कोई बड़ा अंतर नहीं है इनमें, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क है वो देखो आप। यहाँ मैंने एक की लगा दी, एक यहाँ से वायर निकाल दिया ऐसे, ठीक है, बैटरी लगा दी, की 1 और इधर है की 2। ध्यान से देखो, सेम चीज़ है। जब आपने की बल प्रेस किया था की 1, तो यहाँ से उठ गया था, ये बैटरी जुड़ गई थी ना सर्किट में, क्या जुड़ गई थी, बैटरी, जब आपने की 1 को प्रेस किया था। अब क्या करना है, की 2 को प्रेस करना है, ये हट जाएगी, बैटरी हट गई, और क्या स्टार्ट हो गया है, डिस्चार्ज। समझ गए कि नहीं, है ना, यानी कि बैटरी नहीं है जब की 2 को प्रेस करोगे। तो वही तो है डीके ऑफ करंट, जब आपने किसको प्रेस किया है, की 2 को। समझ में आएगा नहीं आएगा, अगर आप, हाँ डायग्राम समझ में आएगा तभी तो समझ में आएगा। अभी बैटरी नहीं है, बैटरी हटा दी हमने सर्किट से, तो डीके होना स्टार्ट होगा, करंट जो है कम होना स्टार्ट होगा। अब किस हिसाब से करंट कम होगा, क्या 0 टाइम में सारा 0 करंट, थोड़े से टाइम में 0 करंट, नहीं, देखो, क्योंकि इंडक्टर जब क्या चाहता है, जब आपने बैटरी हटा दी ना, इंडक्टर ये चाहता है कि मेरे साथ फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही रहे, इसलिए एकदम से करंट को मरने नहीं देता। देखो क्या है, जब आप बैटरी लगाओगे ना तो एकदम से करंट को ग्रो नहीं करने देता ये, और जब सर्किट में से बैटरी आपने हटा दी, जब करंट मर रहा होगा ना तो उसको मरने में नहीं देता ये टीचर की तरह काम करता है, ना जीने देता है ना मरने देता है। समझ गए, हाँ। अब बैटरी जब हटा दिया आपने, ई नेट तो क्या हो गया बेटा, 0 ईएमएफ, उसके अक्रॉस ईएमएफ आई इंटू आर, और इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी। ये आसान है उससे, ठीक है। अभी देखो, इसको इधर ले आओ, चाहे आप इसको ले आओ, किसी को ले आओ, माइनस आई आर
इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, करंट को उधर ले जाओ, करंट को सिर्फ डी आई बाई आई हो जाएगा, डी आई अपॉन आई, तो करंट उधर चला गया माइनस डी टी बाई एल डी आई अपॉन में आई। बताओ आए समझ में? करंट करंट वाली सारी चीज़ें एक साइड। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब टाइम, देखो इधर टाइम, जब टाइम 0 था, जब आपने बैटरी को हटाया, टाइम 0 स्टार्ट हो उस टाइम से, तो करंट कितना था? मैक्सिमम आई नोड। और कुछ टाइम बीता तो करंट की वैल्यू घट के आई नोड से क्या हो गई? आई। आ रहे समझ में? हाँ। अब जिसका इंटीग्रेशन करना है 1/x dx क्या आता है? log x। अभी बताया मैंने 1/i डी आई, तो हो जाएगा log i। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे बाद में, कोई दिक्कत? अरे इंटीग्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? अब दो टर्म नहीं है, अब डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मैंने बोला नहीं आसान है उससे। इधर डी टी जुड़ के क्या बन जाएगा? टी, अपर लिमिट रखोगे टी, लोअर लिमिट रखोगे 0, तो यही रह जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log m बाई n। ये हो जाएगा log m बाई n माइनस आर टी बाई एल। अब log को इधर ले आओ, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। log को इधर ले आओ, एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी बाई एल। एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगी? माइनस आर टी बाई एल। और एल बाई आर हमें पता है वही चीज़, एल बाई आर किसके डायमेंशन है? टाइम के, तो आर बाई एल 1/टाउ। ये बन गया आई बाई आई नोड। एल बाई आर हैज़ ए डायमेंशंस ऑफ टाइम, सो इसको क्या मान लेंगे? टाइम कांस्टेंट टाउ। तो आर बाई एल है ये, तो आर बाई एल तो 1/टाउ। ठीक है, अब ई माइनस टी बाई टाउ इज इक्वल्स टू आई बाई आई नोड है, आई बाई आई नोड। आई नोड उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बनी? इसको इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन देखो, आई नोड ई माइनस टी बाई टाउ। Yes, this is the Helmholtz equation for decay of current in a large circuit. Okay? करंट मैक्सिमम था, अब घटना चालू हुआ है किसी टाइम कांस्टेंट पे। टाइम कांस्टेंट को मान लेते हैं 1 टाउ, वही चीज़ सेम। इफ़ टी इज इक्वल्स टू टाउ, 1 टाइम कांस्टेंट, करंट कैसे डिक्रीज कर रहा है? आई नोड ई की पावर देखो 1 हो जाए -1, टाउ रखो या 1 टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल, क्या हो जाएगी? -1 और नीचे ले जा करके +1। और जब ई की वैल्यू रखोगे आप 2.718, जब आप रखोगे यहाँ, तो मैंने बताया था कितना आएगा? 0.37, है ना? तो आई इज इक्वल्स टू आई नोट 0.37 या 36, यही आंसर है, 0.36 या 37। यानी कि करंट किस रेट से डिक्रीज करेगा? एक टाइम कांस्टेंट पे मैक्सिमम वैल्यू का कितना परसेंटेज गिर गया? 36%। पहले एक टाइम कांस्टेंट पे कितना परसेंट गिर गया मैक्सिमम वैल्यू का? कितना परसेंट गिर गया? 36%। आई नोड मीन्स मैक्सिमम, समझेगा? सेकंड 2 टाउ रखो, इफ़ टाइम कांस्टेंट 2 टाउ, 2 टाउ रखोगे क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर, ऊपर रखोगे 2 टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल, नीचे ले आओ, एक बार 2 हो जाएगी प्लस की। अब वैल्यू कितनी आएगी? 0.14। तो सेकंड टाइम कांस्टेंट के लिए इफ़ टाइम इज इक्वल्स टू 2 टाउ, देन अपना करंट जो होगा आई नोड कितना? 0.14 या 15। मैक्सिमम वैल्यू का फिर कितना गिरेगा नेक्स्ट अगले टाइम कांस्टेंट में? 14%। यहाँ पे 1 नहीं है, माइनस का है 1 में से, उसमें 1 था। आगे समझ में? तो एकदम से करंट 0 नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा। पहले तो 36% मैक्सिमम वैल्यू का, यानी कितना बच गया? 64% बच गया अभी। फिर अगले टाइम कांस्टेंट पे कितना गिरेगा मैक्सिमम वैल्यू का? कितना गिरेगा? 14%। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। आ रहे समझ में? होगा
टाइम, 0 टाइम, मैक्सिमम करंट पीक वैल्यू आई नोट, मैक्सिमम 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाउ, 4 टाउ, टाउ टाउ है। अब जब ए टाइम कांस्टेंट भी था, मैक्सिमम वैल्यू का कितना परसेंट है? 36%। मैक्सिमम वैल्यू का 36%, आधा नहीं है, आधा तो यहाँ होगा। मैक्सिमम वैल्यू का 36% पहले टाइम कांस्टेंट में। नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट में फिर कितना गिरेगा? 14%, 14%, थोड़ा सा और कम, फिर थोड़ा सा और ऐसे 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 4 और 5 टाइम कांस्टेंट में, 4 और 5 टाइम कांस्टेंट में करंट क्या हो जाएगा? 0। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, आ रहा है समझ में? ये ग्राफ, और 4 और 5 टाइम कांस्टेंट में अप्रॉक्सीमेट करंट कितना हो जाएगा? 0 इन द सर्किट। सो दिस इज द इक्वेशंस फॉर ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट। ठीक है, कल नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सेम चीज़ है, सेम चीज़। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए रजिस्टर।